एक ही ध्येय है जिंदगी में, और वो ध्येय ये है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि लोग जब कभी भी किसी प्रॉपर्टी में ले ना ले वो बात का मसला है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि वो जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, और अगर वो नहीं ले रहे तो वो क्यों नहीं ले रहे। जो मुझे लगता है लगभग 99% लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्यों खरीद रहे कोई प्रोडक्ट। ये इस समस्या से लगातार भूपेंद्र जी हम लोग जूझते आ रहे हैं, और मैंने जैसा बताया आपको कि आप बिफोर रेरा भी काम कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि हम लोग नोएडा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के चक्कर में, कुछ डेवलपर की गलत पॉलिसी के चक्कर में, कुछ रियल एस्टेट की जो संस्था है जो ऐसे काम करते हैं, जो अनप्रोफेशनल लोग हैं, उन लोगों के चक्कर में, कुछ जैसे रेरा जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है, तो इसमें भी एग्जाम वगैरह नहीं लिया गया है। मतलब कुल मिला के रेरा के सर्टिफिकेशंस को बांट दिया गया। मैंने देश के तमाम न्यूज चैनल पे इसकी मतलब आलोचना भी किया, और हमने तारीफ भी किया है कि आपने इस रेरा जैसी संस्था को लेकर तो आए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजों की अभी मिसिंग है, जिसकी कमी हम लोग महसूस करते हैं। तो कस्टमर तक करेक्ट जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर आती है। हम जिन्होंने 10 साल 15 साल का एक एक्सपीरियंस, अच्छा लंबा समय इस सेक्टर को दिया है। एक तरीके से समझिए कि 10 साल देने का मतलब है लोगों ने अपनी जिंदगी दी है इस सेक्टर को। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम कस्टमर तक सटीक और सही जानकारी जरूर पहुंचाएं, और कस्टमर को सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलने के बाद ही कस्टमर किसी प्रोडक्ट के लिए लेने के लिए प्रेरित होता है, और उस प्रोडक्ट में हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करके अपना जो है पैसा सेफ एंड सिक्योर करता है। तो जो डेवलपर की सही जानकारी है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आई होप कि हमारे कंधे से कंधा मिलाकर आप चलेंगे, और हमें उम्मीद ऐसा ही है कि आप अपने नॉलेज से और अपने विचार से हमारे इंडिया के लगभग रियल एस्टेट के तकरीबन 5 लाख ग्राहकों तक आपकी आवाज पहुंचेगी, और ये 5 लाख ग्राहक जो है आपके प्रोजेक्ट में ही नहीं, आपकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे, और ये सुनने और समझने के बाद डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट के लिए भी लाभान्वित होगा और इस सेक्टर के लिए भी लाभान्वित होगा। तो बिल्कुल ज्यादा लंबी बात ना करके मैं आपसे सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ कि रेरा का क्या योगदान रहा हमारे रियल एस्टेट में, और रेरा में क्या बेनिफिट है रेरा को आने से, और अभी रेरा में किन किन बातों की सुधार की गुंजाइश है, ये आपके एक्सपीरियंस से हम और हमारी टीम सुनना चाहती है। बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए, रेरा का मैं बड़ा ही समर्थक रहा हूँ, और मैंने रेरा को गीता की तरह पढ़ने की कोशिश की। उनके प्रोफेशनल टीम के साथ में मिला, जो रेरा के यहाँ चेयरमैन है, मैं उनसे भी जाके मिला, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी इनफैक्ट वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहले बताता हूँ कि क्योंकि जब हम कस्टमर को बताते हैं रेरा आया, तो कस्टमर को लगता है कि रेरा भी कोई एक गिमिक होगा, एक ऐसी संस्था होगी जिस संस्था की कोई सुनता नहीं है, जिस संस्था की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले आपके माध्यम से कंफर्म कर दूं, आज मेरी जानकारी के हिसाब से रेरा में पिछले रेरा आने के बाद लगभग 17,000 कंप्लेन दर्ज हुई यूपी में, खासकर नोएडा के एरिया में। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसमें से 11,000 कंप्लेन्स का निस्तारण कर दिया गया। और मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं, उन कस्टमर से मेरा डिस्कशन हुआ, मैंने जानने की कोशिश की, तो मैंने काफी लोगों से बात की जहां मुझे पता चला कि ऐसे डेवलपर जो रेरा आने से पहले कस्टमर से मिलना पसंद नहीं करते थे, रेरा आने के बाद अब डेवलपर कस्टमर के पास फोन करके बात कर रहा है कि साहब ये परेशानी आपकी रेरा में आई थी और आप इसको समझाएं, सुलझाएं। और कई ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने आए जिस एग्जाम्पल में रेरा ने 13-14 लाख रुपए का पेनल्टी बिल्डर्स को, डेवलपर्स को लगाया, और बिल्डर्स को देना पड़ा। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को, कस्टमर्स को बता दूं कि साहब, रेरा कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई सरकार ने जिसका काम केवल इन लोगों की परेशानी को छुपाने के लिए है, लेकिन पहली बार शायद देश में कोई ऐसी संस्था रियल एस्टेट के लिए बनी है जो सच में बड़ा अच्छा काम कर रही है। और इसका फायदा ये हुआ है कि आज कई सारे डेवलपर जिनका इंटेंशन प्रोजेक्ट को बनाने का नहीं था, वो रियल एस्टेट में आना ही नहीं चाहते। तो सबसे पहला तो मुझे लगता है ये एक बड़ा अच्छा बात है। दूसरी अच्छी बात ये है कि जब हमने और आपने रियल एस्टेट शुरू किया 2010 में, तो किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो आप ये मान के चलें, आप ये समझने की कोशिश करिए कि एक आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा है, लेकिन कोई नियम कानून नहीं है। जब कोई नियम कानून नहीं है
तो बशर्ते फॉर यही होगा कि लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला तो रेरा का फायदा ये है कि रेरा ने कम से कम एक गाइडलाइन जारी करी सबसे पहले कि साहब आप अपना प्रोजेक्ट तब तक लॉन्च कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके पास उस जमीन का मालिकाना हक, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी से हो या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हो, और कम से कम आपके पास कुछ मैंडेटरी अथॉरिटी के अप्रूवल्स नहीं आएंगे तो आप प्रोजेक्ट बेच ही नहीं सकते। मुझे याद है आप और हम काफी बार इस पर चर्चा करते थे, परेशान होते थे कि यार इस परेशानी से कैसे बचा जाए कि नोएडा में काफी सारे प्रोजेक्ट अथॉरिटी डेवलपर्स ने लॉन्च कर दिए, साल भर तक उनके पास अप्रूवल नहीं आए, तो जब साल भर तक अप्रूवल नहीं आए प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, जब प्रोजेक्ट बनेगा नहीं तो प्रोजेक्ट डिले होगा। ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं और मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे कई को मिले हैं जो हमारे और आपके मतलब काम करने के दौरान ऐसे कई केसेस बाय डिफॉल्ट हम लोग उस ट्रैप में नहीं फंसे और आज हम लोग सफलतापूर्वक एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। काफी सारे लोगों ने वैसी झंझट में फंस चुके हैं और वो लोग आज की डेट में भागीदार हैं, उन्होंने वो जेल में है आयोग के ऐसे सारे बिल्कुल। तो मई 2016 से पहले जिन संस्थाओं ने इस तरीके का काम किया वो तो जेल में डाल दिए गए, उनके ऊपर पनिशमेंट ली गई, लेकिन मई 2016 के बाद क्या हम कस्टमर को ये एश्योर करवा सकते हैं कि रेरा जैसे कानून आने के बाद मई 2016 के बाद जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो आने वाले टाइम में सफलतापूर्वक पोजीशन की तरफ चला जाएगा? देखिए साहब, मैं तो जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा, जो मैंने अधिकारियों से बात की, मैं तो 100% इस बात से कंफर्म 100% इस बात को मानता हूं कि ऐसा संभव है, ऐसा होगा। जैसा मैंने बताया कि जो मेरे 3 गाइडलाइंस हैं, आप मान के चलें कि मैं 3 चीजें बताऊंगा आपको, यकीन और मेरे कस्टमर जो कस्टमर सुनेंगे, जो कस्टमर्स को ये बात बिल्कुल मैं भी समझ आएगा। वही पॉइंट जानना चाह रहा था आपसे, वो 3 पॉइंट जिसकी आप बात जी। देखिए साहब, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप तब तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास रेरा से सारे के सारे अप्रूवल्स नहीं आ जाते, पहला। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने नोएडा में बार बार देखा और बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि हमने कितनी बार ये डिस्कशन किया था कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे, इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। तो सबसे अच्छा दूसरा काम ये है कि रेरा ने इन बिल्डर्स के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर इस तरह का फाइनेंशियल, इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहें, इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट कहें, कि इस तरह का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कंडीशन डाल दी है कि अब आप प्रोजेक्ट का पैसा, जब आप कस्टमर से प्रोजेक्ट का पैसा लेते हैं, वो प्रोजेक्ट का पैसा पहली बात तो आप एक ही अकाउंट में रखेंगे, वो एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे आप। एस्क्रो अकाउंट को मैं थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूँ बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में। एस्क्रो अकाउंट एक इस तरह का अकाउंट है, बैंक में खोला जाता है, लेकिन इस तरह का एक अकाउंट है जहां पे पहले से ही प्री डिफाइंड कंडीशन हो जाती है कि साहब अगर 100 रुपए लेके आए तो 100 रुपए में से, और ये 100 रुपए कस्टमर जो पैसा दे रहा है बिल्डर को, तो 100 रुपए में से बिल्डर 30 रुपए ही निकाल पाएगा या 20 रुपए ही निकाल पाएगा, बाकी सारा पैसा कंस्ट्रक्शन के लिए अलग, लैंड डेवलपमेंट के लिए अलग। तो यानी कि वो प्रॉफिट का पैसा, जैसा कि पहले बिल्डर के पास 2016 से पहले, रेरा से पहले बिल्डर क्या करते थे कि जो भी पैसा कस्टमर से आया वो पैसा निकाल के अपने अपने मार्केटिंग में या अपने प्रॉफिट के लिए खर्च कर लेते थे, लेकिन अब कस्टमर का दिया हुआ पैसे का वो यूज केवल कंस्ट्रक्शन और लैंड डेवलपमेंट के लिए ही कर पाएंगे। तो आप समझिए कितना बड़ा कंडीशन गाइडलाइन अथॉरिटी ने जारी कर दी है कि आपके पास अगर फंड डाइवर्जन जैसी केसेस जो है वो बंद हो जाएंगी। यस, वो बंद हो जाएंगी। जैसे इस प्रोजेक्ट से पैसा उस प्रोजेक्ट में डाल दिया, उससे उसमें डाल दिया, तो ये यस आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहली बात तो आपको एस्क्रो अकाउंट है तो आप फंड निकाल नहीं पाएंगे। और अगर इनफैक्ट इतना कानून जो है वो इतना डिफिकल्ट बना दिया उन्होंने कि आप हर 6 महीने में आपका ऑडिट करेगी संस्था, और इनफैक्ट जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे निकालने जाएंगे साहब, तो आप ये नहीं करेंगे कि बैंक से पैसा निकाल लिया, आप हर बार हर ट्रांच में जब भी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा निकालेंगे तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको आर्किटेक्ट और आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों की रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी और रिपोर्ट के आधार पर आप पैसा निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, बिल्डर कहता है कि मैं ग्राउंड फ्लोर का स्लैब डालूंगा और ग्राउंड फ्लोर में लेट से एक एग्जांपल के तौर पे 15 करोड़ रुपए की खर्चा है मुझे करना है, तो वो 15 करोड़ रुपए ही निकाल पाएगा, वो 20 करोड़ नहीं निकाल सकता, वो 12 करोड़ नहीं निकाल सकता। तो इसका फायदा ये है कि फंड्स की क्लैरिटी आ जाएगी। और आप देखें, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे कि जो सबसे बड़ी परेशानियां थी सेक्टर में, वो थी ये कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, आपके पास अप्रूवल नहीं है, और आपका जो पैसा आपने दिया, कस्टमर का पैसा, जो कस्टमर ने पैसा बिल्डर्स को दिया, वो बिल्डर ने वो पैसा अलग अलग जगह अपने प्रॉफिट के लिए, अलग लैंड देने के लिए खर्च कर दिया। तो आप देखें ये 2 पॉइंट ही कितने इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो
जी जी, आप बोले, आप तीसरी पॉइंट को भी तीसरा ये कई, जब मैंने रेरा के ये पॉइंट्स कई लोगों को बताए, कई सारे कस्टमर को बताए, और जैसा आपने भी मेंशन किया कि मैंने कस्टमर्स को बताया तो कस्टमर ने कहा कि साहब चलो मान लिया ये दोनों चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलत हुआ तो आप कह रहे हैं कि बिल्डर जेल चले जाएंगे, लेकिन बिल्डर के जेल जाने से हमारा तो नुकसान जो हो गया वो हो गया। तो तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट जो आया वो ये है कि अब रेरा ने एक सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया कि अगर कोई बिल्डर किसी तरह की गलत चीजें करता है, प्रोडक्ट का पोजीशन नहीं दे पाता समय से, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी खराब है, इनफैक्ट कमिटमेंट खराब है, यहाँ तक कि आज बिल्डर ने जो अपना प्रोस्पेक्टस छपवाया है सेल करने के लिए, जो ब्रोचर छपवाया है, अगर उस ब्रोचर में भी कोई इंफॉर्मेशन उसने आज लिखी है लेकिन पोजीशन पर वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने पोजीशन नहीं दिया या वो सारी सहूलियत नहीं दी, तो भी कस्टमर कैंसिलेशन करवा सकता है, और कैंसिलेशन के बाद बिल्डर को पैसे वापस करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। और अगर वो किसी भी कमिटमेंट में फेल होता है, कंस्ट्रक्शन में, डिलीवरी में, कमिटमेंट में, तो और बिल्डर का कस्टमर ने कंप्लेन की साहब आप ये वापस करें, लेकिन अगर वो नहीं दे पाता तो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का जो पेनल्टीज हैं वो बहुत हैवी है, बहुत हैफ्टी है। तो बिल्डर आज जेल तो जाएगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो अथॉरिटी ने काफी कुछ अपने पास रखा हुआ है, तो जैसा कि आप पहले बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या कॉर्पोरेट लेवल पर देखते होंगे कि अगर कोई एक कंपनी, एक प्रोडक्ट, एक प्रोजेक्ट ठीक नहीं कर रहा तो काफी सारी कंपनीज, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, इस कंपनी को टेक ओवर कर लेगी, इसका प्रोजेक्ट ले लेगी, तो कस्टमर को परेशानी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कस्टमर है, जो बैकबोन है इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, उस व्यक्ति की सपोर्ट में आज सरकार खड़ी हुई है कि साहब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कहीं इन्वेस्टमेंट की है और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना, वहां कुछ परेशानी हुई, तो या तो कस्टमर या तो डेवलपर को रिप्लेस कर दिया जाएगा या फिर उसके ऊपर इतनी हेफ्टी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो उस पेनल्टी के बाद वो जेल तो जाएगा ही, लेकिन आपका प्रोजेक्ट पर कहीं कोई आंच नहीं आएगी। तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये है कि जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का फाउंडेशन मजबूत होगा, कस्टमर को प्रॉपर्टी समय से मिलेगी। बिल्कुल, तो ये बड़ा फायदा मुझे लगता है। इसका मतलब हम ये समझ ले भूपेंद्र जी कि जिस तरीके से इंश्योरेंस में IRDA काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में RBI काम करती है, उसी तरीके से रियल एस्टेट में रेरा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, तो काम कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका ये मतलब हो गया कि हमारे कस्टमर और डेवलपर के बीच में सरकार भी अब अपना ट्रायंगल बना चुकी है, इसलिए दोनों डेवलपर, चाहे डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी रेरा के पास जा सकता है, अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो भी रेरा के पास जा सकता है, और दोनों की कंप्लेन की सुनवाई रेरा करेगी, और जो उचित निर्णय होगा सरकार के द्वारा वो कस्टमर को और डेवलपर दोनों को मिलेगी। ये मैं समझूं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बहुत क्विक, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक चीज और बता दूं कस्टमर के लिए, ताकि उसको एक और शांति मिले, एक और उसको थोड़ा मजबूताई मिले। वो ये, रेरा में कंप्लेन करने के लिए ना कोई फिजिकल कहीं जाने की जरूरत है, वेबसाइट पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, ना कोई आपको लीगल लॉयर हायर करना। इनफैक्ट अगर कोई लॉयर आपको फोन करके कहता भी है कि साहब मैं आपका केस करूंगा, आपको कहीं जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 हियरिंग में केवल शायद आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा, दूसरी बार आप जाएंगे आपका सोल्यूशन निकलेगा, ना कोई फीस है, ना कोई लॉयर की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी तरह टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। यानी कि आप एज ए लेमैन जैसे हैं, जो भी आपको बात है, जिस भी शब्द में आपको बात समझ आती है, आप रेरा में उसी शब्दों में, उसी भाषा में अपना परेशानी बताएं, आपका समाधान होगा। ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात आपने की। किसी भी ग्राहक को कोई भी मई 2016 के बाद रेरा रजिस्टर्ड संस्थाओं से अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है और किसी भी ग्राहक को कोई भी परेशानी आती है, बिना कोई झंझट के, बिना कोई कंसल्टेंसी के, वो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर रेरा में अपना वो कंप्लेन दर्ज करा सकता है, और कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और आई होप कि कस्टमर में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हमारे और आपके इस वार्तालाप से। मैं तुरंत ही, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो मैं तुरंत आपको ये कानून आ चुका है। डेवलपर जो है, बड़े बड़े डेवलपर भी इस मार्केट में एंट्री कर चुका है। जब से रेरा आया है, मैं देख रहा हूं कि गोदरेज, टाटा जैसे ग्रुप, अडानी और बड़े बड़े ग्रुप भी रियल एस्टेट की तरफ रुख कर चुके हैं। छोटे छोटे डेवलपर जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, जो सिर्फ मार्केट के आधार पर प्ले करना चाह रहे थे, वो लगभग बाजार से गायब हो रहे हैं। लगभग 12 करोड़
लेबर हमारे माइग्रेंट हो चुके हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, और बहुत सारी समस्या बिफोर लॉकडाउन भी आई थी और आफ्टर लॉकडाउन भी रियल एस्टेट का मार्केट है। आप बड़ी बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं, लगभग 2014 से हम लोग क्लोजली वॉच करते आ रहे हैं रियल एस्टेट की प्राइस को, रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन को, और हर 10 साल में एक नई सिटी बन रही है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 2000 से लेकर 2010 तक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो ईस्ट एरिया है वो पूरा डेवलप हुआ था। 2010 के बाद मैं देख पा रहा हूँ 2020 आते आते चमचमाता हुआ शहर ग्रेटर नोएडा डेवलप हो चुका है और आज की डेट में वहाँ अच्छी खासी आबादी रह रही है। और 2020 से लेकर 2030 में एक चमचमाता हुआ शहर आप आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को भी देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। लोगों ने यहाँ पर 2 या 3 सालों में तमाम चुनौतियों भी अपने पैसे को डबल और ट्रिपल किया है। एज ए कंसल्टेंट होने के नाते, एज ए डेवलपर होने के नाते हमने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ इंडिया के लगभग चैनल्स पे भी रखा है। और आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है, रेरा कानून की जो कमान है और कस्टमर का जो निराशाजनक माहौल है, ऐसे माहौल में आप जिस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को और जिस एरिया से हम लोग आते हैं, जिस एरिया को हम लोग जोर शोर से मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, उस एरिया के बारे में आप फटाफट अपनी अगर राय देंगे तो हमें सुनकर बिल्कुल एक तरीके से जोश आ जाएगा कि हम आगे किस तरीके से आगे आपके साथ मिलकर काम कर सके। बिल्कुल ऋषि भाई, सबसे पहले बात करता हूँ कोविड की। देखिए, मुझे बड़ा पढ़ने का शौक भी है और मुझे बड़ा काफी पढ़ने का मौका मिला इस कोविड में। मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूँ, मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मेरी 2 किताबें, एक किताब तो आपको पता है, मैं एक दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, और जिस किताब का शीर्षक होगा इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरा कस्टमर घर से आता है और जब उसको नहीं पता होता कि उसको क्या खरीदना है, और वो कुछ भी उसको सेल्समैन बेच देता है और बाद में बड़ा दुखी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जब घर से निकल के आए तो वो सोच के आए कि उसको क्या लेना है। तो खैर, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज कोविड की बात करते हैं। तो देखिए, कोविड इस मार्केट के लिए एक दूसरी लीज ऑफ लाइफ लेके आया है। और मैं लीज ऑफ लाइफ क्यों कह रहा हूँ, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। सब लोग बात कर रहे हैं कोविड आया है, मार्केट खराब है, सेंटिमेंट्स खराब है, जॉब चली गई है। लेकिन मैं एक अलग बात कर रहा हूँ तो लोग बोलेंगे पागल आदमी, बड़ी पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने पिछले 3 महीने में कुछ 40-42 किताबें पढ़ी और मुझे एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई। वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन किसी भी मार्केट के लिए हमेशा एक अलग ही तरह की लीज ऑफ लाइफ लेके आती है। तो रियल एस्टेट के साथ क्या था, आप देखें, हम काफी समय से क्योंकि देख पा रहे हैं अपने मार्केट को अच्छे से, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में, खासकर जब हम 2010-2011 की बात करें, तो बहुत सारे डेवलपर जिनका ना तो इंटेंशन कंस्ट्रक्शन करने का था, जिनका ना सपना कंस्ट्रक्शन करने का था, और ना ही उनका स्किल सेट था, वो सब लोग आ गए। तो उस वजह से क्या हुआ कि अच्छे बुरे काफी तरह के डेवलपर आए, और क्या हुआ, एक तरह से मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहां एक अच्छा डेवलपर बेचारा बता ही नहीं पा रहा था कि साहब मेरा अच्छा माल है, मेरा ले लो, क्योंकि बाकी लोग भी थे। तो अब इस कोविड में आप एक चीज देखेंगे कि लोगों को भी, इन्वेस्टर्स को भी ये क्लैरिटी से पता चलेगा कि कौन कौन से डेवलपर, कौन कौन से लोग वो हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हो आपकी और मेरी तरह, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कंस्ट्रक्शन के लोग हो, आज वही सरवाइव करेगा जिसका इंटेंशन इसी इंडस्ट्री में रह के इस इंडस्ट्री को इंप्रूव करने का है। आज हम शायद, देखिए, हम एग्जाम्पल हैं, हम 10 साल से कोशिश कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन कोविड में पहुंचा पा रहे हैं ना, उससे पहले कभी शायद समय नहीं निकाल पाए। तो ये अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बात देख पा रहा था भूपेंद्र जी, और मैं अपनी टीम से भी बात करता हूं, और कई बार मतलब गोरों से हम लोग कैसे अलग हैं, मतलब इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट से और इंडियन कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे, क्योंकि हम सब लोग ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो सर रिकॉर्ड नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, और हमारा समय बीत जाता है और हम सिर्फ अपनी जुबान से बताते फिरते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बताते फिरते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ट्रू। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में आई होप कि अगर कोविड-19 जैसी सिचुएशंस में हम लोग एक जगह बैठ के, शायद ये बातें हम लोग एक जगह बैठ के कर रहे होते, लेकिन आज हम लोग ऑन रिकॉर्ड लाइव ये बातें कर रहे हैं। तो इस बातों को देख कर मतलब ये सीखने की जरूरत है कि कोविड-19 ने पर्सनली हमको इतने सारे रिकॉर्ड करने के और इतनी सारे डिस्कशन को
प्लेटफॉर्म पर लाने का मौका दिया है, जो आने वाले पीढ़ियां इसको देखेगी और इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेगी, हमारे आपके और इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस का फायदा लेगी। जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी बुक लिख रहे हैं आप, मैं भी वैसा ही कुछ रिसर्च करके मैं भी चाहता हूँ कि ये मार्केट के एक्सपर्ट के साथ राय को रखते सजेशंस को लेते हुए आने वाले कस्टमर को, आने वाले जो हमारे साथी हैं जो रियल एस्टेट में एज ए संस्था के रूप में काम करना चाहता है, ये एज ए चैनल पार्टनर के रूप में काम करना चाहता है, एज ए ब्रोकर के रूप में काम, उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। तो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा आपसे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो है अन्य शहरों से कैसे अलग है और अन्य शहरों से अलग होने के कारण वो किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर रही है रियल एस्टेट के सेक्टर में। और इस सेक्टर में एक सवाल साथ ही साथ आपको ये लूंगा कि इस सेक्टर में अभी कौन सी चीजों की सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए, और दूसरा आम ग्राहक को हम इस सेक्टर में कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सर। बहुत बढ़िया ऋषि भाई। देखिए ऋषि भाई, एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन जो जगह है हम वाकिफ हैं उससे, लेकिन कस्टमर्स को समझाने के लिए, अपने जो दर्शक हैं उनको समझाने के लिए बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन आज शायद इस देश का सबसे बेटर इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से भरा हुआ एक जगह है। क्योंकि नोएडा जो कि अपने आप में एक बड़ा बेहतरीन नया शहर बना, ग्रेटर नोएडा उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन एक बहुत बेहतरीन लोकेटेड और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ शहर है। खास बात यह है कि 2010 में ये शहर बनना शुरू हुआ और अपनी काफी परेशानियों के बावजूद भी 2016-2017 से यहाँ लोग आने शुरू हो गए। आप देखें तो आज नोएडा एक्सटेंशन में मेरे हिसाब से लगभग 4 से 5 लाख लोग या तो आ चुके हैं या और 6 महीने 4 महीने में आ जाएंगे। और 2025 की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो ट्रेंड्स हैं, जो फोरकास्ट करते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब नोएडा एक्सटेंशन में लगभग 12 लाख लोग रहेंगे 2025 तक, 4-5 साल के बाद। और 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करीबन 20 लाख लोगों की संभावनाएं होंगी। तो आप समझें एक शहर जो पैदा 2010 में हुआ, 10 साल और 25 साल 15 साल में जिसकी जनसंख्या कितना ग्रो करने वाली है। खास बात इस शहर की ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी जगह बना हुआ है, प्लेस बहुत बेहतर है, और जिस तरह की एक बजट होम्स, क्योंकि नोएडा इंडिया में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो है मिडिल क्लास के लोग। वो लोग जो 10, 12, 15 लाख रुपए से लेके और 30, 35, 40 लाख, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग के साथ, क्योंकि उनको कुछ उस रेट में, उस प्राइस में कहीं कुछ और मिलता नहीं। तो नोएडा एक्सटेंशन का सबसे अच्छी बात यही है कि आपको सही दाम में सही प्रोडक्ट मिलता है और सही एमिनिटीज के साथ मिलता है। वो सारी एमिनिटीज जो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले एक आम आदमी सोच नहीं पाता था। मुझे याद है जब मैं रियल एस्टेट में पहली बार आया तो गुड़गांव और नोएडा के जो हाई एंड प्रॉपर्टी हुआ करते थे 1-1.25 करोड़ की, वो बेचारे सबने देखा करते थे क्लब भी होता होगा उनके घरों में। लेकिन एक आदमी आज 15-20 लाख रुपए लेने के बाद भी क्लब और इंटरनल स्पोर्ट्स, ये सारी सुविधाएं भी ले पाता। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी बात तो यही है कि नोएडा एक्सटेंशन ने आम पब्लिक को वो घर मुहैया करा दिए जो शायद कभी संभव नहीं हो पाते। तो मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आज नोएडा एक्सटेंशन में जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह के लोग शिफ्ट हो गए हैं, और क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने मेट्रो भी प्लान की है जो 2021-2022 तक जिसको आना है, तो एक परिपूर्ण शहर है अपने आप में, जिस शहर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी मॉल्स हैं, अपनी ही कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अपना ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एक ऐसा शहर है जहाँ किसी भी चीज की जरूरत एज सच नहीं है। ऑब्वियसली अभी शहर बनेगा तो और हॉस्पिटल्स आएंगे, स्कूल्स आएंगे, और लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो शहर परिपूर्ण है। शहर में लोग भी रहते हैं और उसके हिसाब से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे स्कूल्स काफी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स थोड़े कम है अभी, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे स्लोली ग्रेजुअली लोग आ रहे हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। तीसरी अच्छी बात नोएडा एक्सटेंशन के साथ ये भी है कि कम्यूटेशन के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, बिहार से, बंगाल से, यूपी से, बाहर से जो आते हैं, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपका स्टेशन। तो यहाँ से गाजियाबाद स्टेशन भी काफी दूर है, काफी पास है, और दिल्ली स्टेशन भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मेट्रो आने के बाद बहुत और नजदीक हो जाएगा। और मुझे लगता है डीएमआईसी बनने के बाद, जो डीएमआईसी आप जानते होंगे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, आने वाले 2-3 साल में शायद वो भी ऑपरेशन हो जाएगा। दादरी कंटेनर डिपो किससे कनेक्ट हो रहा है ये? हाँ, तो अगर वो बन जाएगा तो दादरी भी एक काफी बड़ा एक स्टेशन की तरह उसको भी डेवलप कर रहे हैं। तो दादरी बनने के बाद नोएडा एक्सटेंशन एक्चुअल में दादरी से भी बहुत नजदीक है, तो वो कनेक्टिविटी के मामले में एक और कनेक्टिविटी नोएडा एक्सटेंशन के लोगों के पास हो जाएगी।
तो ये तो रहा मेरा रेजिडेंशियल का पूरा एक बताने का एक पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं दूसरा आपको बताऊं ऋषि भाई, और मुझे ऐसा लगता है जब आप मेरी बात सुनेंगे पूरी बात, तो मुझे लगता है शायद ये सपने जैसी बात मैं कर रहा हूँ अभी, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मैं इसलिए सपने की बात कर रहा हूँ कि नोएडा एक्सटेंशन जो कि नया शहर है, उस नए शहर में एक नई मार्केट भी बन रहा है, जिस मार्केट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका नाम मैंने रखा है सेंट्रल मार्केट, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में जब आप नोएडा से एंट्री करते हैं तो जो गौर का गोल चक्कर है, जो बड़ा फेमस गोल चक्कर है, जब उस रोड पर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं राइट हैंड साइड में काफी बड़ा एरिया है जहाँ पे काफी सारी जगह कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए है, काफी प्रोजेक्ट्स वहां बन भी रहे हैं। तो मैंने इस प्रोजेक्ट के पूरे जो एरिया है जहाँ पे 13-14 प्रोजेक्ट्स हैं, उस एरिया को नाम दिया है सेंट्रल मार्केट का। ये मेरी अपनी ही एक चॉइस है नाम की। मैंने सेंट्रल मार्केट इसलिए नाम दिया है, जैसे नोएडा के एंट्री पॉइंट में सेक्टर 18 है, वैसे ही आपने बिल्कुल ग्रेटर नोएडा की एंट्री पॉइंट पे ही आपने सेंट्रल मार्केट नाम दे दिया, सेंट्रल मार्केट। लेकिन आप मेरी बात से जब आप इसको सुनेंगे ऋषि भाई, तो आप यकीनन थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी शहर को देखें, आप पटना से हैं, मैं मेरठ से हूँ, आप दिल्ली को देखें, वहां एक ऐसा मार्केट है जो सेंट्रल भी है और जो 40-50 साल पहले, 60 साल पहले बना था, लेकिन आज बिल्कुल प्रीमियम है। दिल्ली में चांदनी चौक है, पटना में बताएं कौन सा शहर है, कौन सी जगह है? पटना में बोरिंग रोड के आसपास है, डाक बंगला रोड, बोरिंग रोड के आसपास है डाक बंगला रोड। तो आप देखें कि जब डाक बंगला रोड, जब ये चांदनी चौक, ये साउथ एक्सटेंशन सीपी जब बना, 40-50 साल पहले बना, ठीक है, लेकिन जब बना तो वहाँ कौड़ियों के दाम लोगों ने कमर्शियल दुकानें खरीदी, और आज शायद अच्छे बड़े बड़े करोड़पतियों की पॉकेट से बाहर है वो जगह, क्योंकि वो इतनी महंगी हो गई है आज। तो वैसे ही जैसे हर शहर का एक सेंट्रल मार्केट होता है, फॉर्चुनेटली ये उन कस्टमर्स के लिए, आप मान के चलें, ऊपर वाले ने एक तरह की नेमत बरती है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आज अवेलेबल है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अब अगर आप 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 2-3 साल ना करें, कम से कम 7 साल का टाइम लेके चलें, बेहतर होगा। तो ये वो जगह है, एक नए शहर का एक नया सेंट्रल मार्केट बन रहा है। आप देखिए 15 साल के बाद, 25 साल के बाद, क्या ये चांदनी चौक की तरह सेंट्रल मार्केट नहीं होगा? क्या ये दिल्ली के लाजपत नगर की तरह सेंट्रल मार्केट नहीं होगा? नोएडा एक्सटेंशन क्या ये बोरिंग रोड की तरह नहीं होगा? पटना में किसी को जाना है बोरिंग रोड, तो अगर 15 साल के बाद, 20 साल के बाद अगर किसी को एक्सटेंशन आना है तो मार्केट कौन सा है? सेंट्रल मार्केट। तो आप उस जगह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आज, जो आज से 15, 20, 25, 30 सालों के बाद सेंट्रल रहने वाला है। और आज किस प्राइस पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आज आप उसको देखेंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आने वाले ग्राहक के लिए, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, और कॉमर्शियल में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है ग्राहक और किस तरीके से रिटर्न पा सकता है। फाइनल फैक्ट एंड फिगर की मैं अगर बात करूं आपसे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में बताएं ओवरऑल, बाकी तो काउंसलिंग में। ऋषि भाई, इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा मैं सीधे आंसर नहीं दूंगा, और मेरा रीजन है सीधे आंसर देने का। मैं सीधा आंसर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं जो बुक लिख रहा हूँ मैं उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मेरा थॉट ये है कि जब कोई कस्टमर पैसे जिसके पास आए ना, वो प्लीज ये ना सोचे कि मुझे क्या खरीदना है, मतलब रेजिडेंशियल लूं कि कमर्शियल लूं पैसे लेके। सबसे पहले वो एक चेकलिस्ट बनाए, वो चेकलिस्ट बनाए कि मैं जो पैसा है वो पैसा क्यों डालना चाहता हूँ। क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या मैं अपना काम करूंगा? अच्छा, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितने साल के लिए करूंगा? क्या 10 के लिए करूंगा, क्या 9 साल के लिए करूंगा, क्या 8 साल के लिए करूंगा? और उसके बाद फिर वो चेकलिस्ट बनाए कि क्या मुझे मंथली रेंटल चाहिए, क्या मुझे अपनी कैपिटल वैल्यू अप्रिशिएट करनी है। ये सारे क्वेश्चन से उस आदमी को ये क्लैरिटी होगी कि उसको क्यों खरीदना चाहिए कोई प्रोडक्ट। 99% कस्टमर्स इंडिया में इसलिए सही चीज नहीं खरीद पाते क्योंकि वो घर से पैसे लेके तो निकलते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं निकलते। तो जब वो प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, कोई भी कंसल्टेंट कुछ भी बता देता है और वो प्रॉपर्टी कुछ भी बता देता है। यस, प्रॉपर्टी को खरीदता है और बाद में कहते हैं यार उसको बिकवा दो, वो मेरा गलत डिसीजन था। गलत डिसीजन है वो। गलत डिसीजन इसलिए कि साहब आपने अपने घर पे कोई होमवर्क नहीं किया, आपने पेपर नहीं बनाए। आपको एक 2 पेज 3 पेज का बनाना चाहिए। मैं जब मेरी बुक आएगी तो मैं उसको भेजूंगा सारे लोगों को, आपको भी दूंगा। आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर पैसे आए हैं तो खुश ना हो, पहले चेकलिस्ट बनाए। और उस चेकलिस्ट में सबसे साफ साफ लिखे कि अगर आपको क्यों लेना है रेजिडेंशियल, कमर्शियल तो बहुत बात की बात है। पहले आप सोचें कि क्यों लेना है, क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना रिस्क ले सकते हैं आप, कितने साल के लिए रिस्क ले सकते हैं, ये पैसा किस काम आएगा, क्या ये पैसा 15 साल के बाद चाहिए तो किसी काम के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मेरी बेटी है 5 साल की, तो अब जब मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट इस सोच के करता हूँ कि वो 20 साल की जब होंगी बाद काम आएगा और मुझे 20 साल के बाद कितना पैसा चाहिए। तो ये मुझे क्लैरिटी जब देता है तो उस क्लैरिटी के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं चेकलिस्ट के बाद आपको बता दूं कि देखिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही अपने आप में बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है।
मैं आपको एक कैलकुलेशन में ये साबित कर सकता हूँ कि रेजिडेंशियल इज बेटर। आपके सामने जब कभी मौका मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, और आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बात होगी वो कैलकुलेशन पर। मेरे हिसाब से तो रेजिडेंशियल 2 से 3% का रिटर्न दे रहा है, बैंक की ईएमआई भी नहीं दे रही है, और आप बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। तो आप कमर्शियल देखें, कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट असल में क्या है ना, हम सब जानते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम इमोशनल हैं थोड़े से लोग, तो रेजिडेंशियल चाहिए। लेकिन इंडिया में रेजिडेंशियल का जो रिटर्न है वो 2 से 2.5% साल से ज्यादा नहीं निकल के आ पाता। जबकि अगर आप कमर्शियल का एंगल देखेंगे, कमर्शियल रियल एस्टेट देखें, तो आराम से 6-7% का रिटर्न तो साल का आराम से निकल के आ जाता है, वो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज कहीं देखें जहां पे कोई रिटर्न्स की बात हो रही होती है, मैं पर्सनल लेवल पे रिटर्न्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगा आज, ना मैं उसको सपोर्ट करूंगा और ना ही मैं उसको आज ना मैं सपोर्ट करूंगा उसको और ना ही मैं उसको आज मना करूंगा। लेकिन कई सारे डेवलपर ऐसे भी हैं जो आपको फिक्स रिटर्न 12%, 11%, 10% का देते हैं, तो वो आपकी चॉइस अगर आपको समझ आता है। लेकिन कमर्शियल का फायदा ये है कि 6-7% साल से लेके 10-12% का रिटर्न आराम से आता है। और दूसरी बात, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो लोग अक्सर जिस बारे में बात नहीं करते, वो बात ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको मंथ का रेंटल्स भी दे रही है, हर महीने भी पैसे देके जा रही है, लेकिन उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसी रेशो में हो रहा है जिस रेशो में आपके रेंटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो फॉर शॉर्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज भी होती है प्रॉपर्टी, कैपिटलाइज भी होती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट ना रख के प्रॉपर्टी से, थोड़ा सा उसको समझ के कैलकुलेशन के हिसाब से और थोड़ा रैशनल सोचें, तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, खासकर अभी इन इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपने बताया बेहतर रिटर्न देने की संभावना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट और दादरी का जो आप बता रहे हैं कि जो कॉरिडोर है जो कि मुंबई तक जा रही है, इधर 14 लेन का ऑलरेडी मेरठ एक्सप्रेस वे जो हमारे ग्रेटर नोएडा को बेटर कनेक्टिविटी दे रही है, साथ में गाजियाबाद का पुराना रेलवे स्टेशन बगल में बुड़ाकी जंक्शन को भी आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। और आई होप 13 से 14 किलोमीटर के आसपास में हम दिल्ली को भी टच कर जाते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट दिल्ली को भी टच कर जाते हैं। तो और अब मेरठ हाईवे से तो मुझे लगता है 10 मिनट का रास्ता रह जाता है दिल्ली का, जो कि बड़ा ये सब कनेक्टिविटी को देखते हुए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले टाइम में। लेकिन मैं एक सवाल भूपेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम काफी समय से हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मैं एक सवाल आपसे गहराई से पूछना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, लगभग 5,000 प्लस लोगों को तो मैंने व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग जरूर की होगी। बिल्कुल 3,000 लोगों को हमने प्रॉपर्टी दिया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। 90% जो हम लोगों के यहाँ फाइनेंस की नॉलेज नहीं दी जाती है, हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं रिटर्न की बात करूं, कैपिटलाइजेशन की बात करूं, रिटर्न ऑफ ROI की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारा इन्फ्लेशन रेट भी लगभग 6% का है। और हमारा जो कैपिटल एप्रिसिएशन अगर हमारी प्रॉपर्टी में नहीं होती है, तो आई होप कि हम अपना पैसा ही लॉस कर रहे होते हैं सरकार की पॉलिसी के कारण, सरकार की, और बैंक भी इसी पॉलिसी का फायदा, क्योंकि बैंक का जो ROI है, जो हम बैंक से लोन लेते हैं, जो हम EMI देते हैं, वो लगभग 8.35% है एज ऑफ नाउ, और इन्फ्लेशन जो है 6% का है। तो कहीं ना कहीं हमारा, और कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट अगर कस्टमर को नहीं मिलता है, तो कस्टमर फाइनली ठगा हुआ महसूस करता है लेने के बाद। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए हम कितना कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना ले सकते हैं, क्योंकि 7 से 8% का रिटर्न वाकई बढ़िया है। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो इंडिया में इतना रिटर्न भी मिल रहा है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इतना रिटर्न भी नहीं है फाइनेंशियली। बिल्कुल सही है, सारे बिल्कुल नहीं है। मैंने कंट्रीज में तो 2% का मैक्सिमम है, और वो भी बहुत मैक्सिमम लेवल पे जाके। मैं लगभग कई वेबसाइट से गो थ्रू हो चुका हूं, चाहे zillow.com हो, चाहे US की, चाहे दुबई की प्रॉपर्टी हो, चाहे डेमेक हो, चाहे वो जितने भी प्रॉपर्टी मतलब कंसल्टेंट हैं या जितने भी डेवलपर हैं, उनसे लगभग ऑनलाइन बातचीत होने के बाद ये लगा कि इंडिया में बेटर रिटर्न है कंपेयर टू अदर कंट्री। तो एक NRI के लिए भी ये बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है रिटर्न के रूप में, और एक हमारे कस्टमर एसोसिएशन के लिए भी बहुत बड़ी। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी भूपेंद्र जी ये है हमारे सेक्टर में, बहुत बड़ा वर्ग जो कि रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी के रूप में उभर कर आया था, आपके उंगलियों पे गिने चुने नाम रह गए हैं जिन्होंने रियल एस्टेट में हैं काम करने लिए। और एक आम लड़का अगर कोई रियल एस्टेट की संस्था को आज की एक ब्रोकरेज कंपनी की भी स्टार्ट करना चाहता है, तो लगभग उसको
25 to 30 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा अगर एक बेहतर ऑफिस क्रिएट करके अपना गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर काम करने के लिए, और साथ में बहुत समय लग जाएगा उसको एक स्ट्रगल करने में और डेवलपर से अपना रिलेशन बनाने में, आप और हम लोगों जैसे चैनल पार्टनर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने में, क्योंकि अब एक नए लोगों की एंट्री बैरियर हो गई है एक तरीके से रियल एस्टेट में। रेरा कानून आने के बाद नए लोग रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में मतलब इसकी बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, और गवर्नमेंट भी ऐसा कोई एजुकेशन नहीं दे पा रही है या कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है कि आने वाले टाइम में रियल एस्टेट जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां तक कि आईआरडीए का सवाल है, आईआरडीए भी एग्जाम लेकर अपने एजेंट को नियुक्त करती है अलग अलग कंपनियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो एलआईसी हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी को, कि हम लोगों ने इंश्योरेंस में काम किया है तो वहां पर हम लोगों ने इस तरीके की चैनल्स को बनाए हैं और चैनल को डेवलप किया है। में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं अवेलेबल। मुझे लगता है भाई, एक ग्राहक जी मुझे लगता है भाई, जी मुझे लगता है, देखिए मैं रेरा को ना बड़ी ही बहुत ही बारीकी से नजर मैं फॉलो कर रहा हूँ उसको। तो रेरा भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जब मुझे याद है 2016 में रेरा जब कानून पास हुआ, तो कानून पास होने के बाद उनकी वेबसाइट नहीं बनी थी, लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। लेकिन आज रेरा में अगर आप वेबसाइट उनका चेक करें तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि 6-8 महीने पहले भी नहीं थी। जब लॉकडाउन से 6-8 महीने पहले आप चेक करते थे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं आज भी सुबह चेक करके आया रेरा की वेबसाइट पर, तो धीरे धीरे वो कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह से रेरा इवॉल्व हो रहा है, बहुत जल्दी 2-4 महीने 6 महीने तो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभी जिस तरह से लॉकडाउन के बाद चीजें भी थोड़ा सा इकोनॉमी के लिए हिसाब से जिस चीज की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक समय के बाद मेरे हिसाब से रेरा इस तरह की चीजों की के बारे में सोच रहा है। मेरी जब उनके जो अधिकारी हैं उनसे पर्सनल लेवल पर बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे उस बात के लिए हाँ कहा। उन्होंने कहा कि इस बात की जरूरत है कि सही लोग आए, वही लोग आए जो जानकारी रखते हैं, वही लोग आए जो जानकारी रखना चाहते हैं और कस्टमर को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट आप यकीन मानिए सरकार भी यही चाहती है, अथॉरिटी भी यही चाहती है, और हम जैसे लोग भी ये चाहते हैं जो रियल एस्टेट में अच्छे लोगों को वेलकम करते हैं और खराब लोगों को बोलते हैं कि वो चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इससे इंडस्ट्री खराब होती है अल्टीमेटली। बिल्कुल करेक्ट बात कही। तो आप, भूपेंद्र जी, बस जाते जाते एक सवाल आपसे पूछूंगा और हम अपनी बात को खत्म करेंगे। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, हमारे ही प्रदेश का मामला है। सुशांत सिंह राजपूत ने मतलब बाय डिफॉल्ट ना जाने किस कारण से सुसाइड का नाम दिया जा रहा, लेकिन हमें तो लगता है कि क्लियर कट मर्डर है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश में सभी लोगों के दिमाग को झकझोर दिया है। क्या रियल एस्टेट में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा, जैसे बहुत सारे डेवलपर कोई जेल में है, कोई कुछ में है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या हकीकत में रियल एस्टेट भी उसी ट्रैक पे जा रही है या रियल एस्टेट को हम आप जैसे लोग मिलकर ट्रैक पर लेकर आ जाएंगे? देखिए ऋषि भाई, बात बिल्कुल दिल से है और इसका आंसर भी दिल से ही देना पड़ेगा। काफी चीजें आप जानते हैं, काफी चीजें हम बात भी नहीं कर पाते, लेकिन बात तो सही है कि कुछ डेवलपर ने मोनोपोली की कोशिश की, कुछ डेवलपर मोनोपोली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद इस मोनोपोली को तोड़ने का जो कार्यभार है वो हमारे और आप ही जैसे के कंधों पर है। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देखो तो बिहार के और यूपी के लोग ही हैं जो फिर भी अलग कर पा रहे हैं। जो बाकी लोग हैं वो तो आप देखें, जो नए डायरेक्टर्स हैं आप उनका उठा के, जितने भी नए डायरेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं आप उनको देखेंगे, वो 90% लोग यूपी से, बिहार के बॉर्डर से ही हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप हो। तो मुझे लगता है ये ऋषि सिंह जैसे लोग ही यहाँ कुछ करने वाले हैं, और उसकी शुरुआत कर दी आपने। अच्छी बात यह है कि आप पहली बार, मुझे लगता है कि शायद काफी के बाद एक ऐसा व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाया कि वो कह रहा है कि सर प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, वो बात की बात है, पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं सही गलत क्या है, क्योंकि जब सही गलत आप आम इंसान के हाथ में पहुंचा देंगे तो वो वही चूज करेगा जो उसको चूज करना है। तो कोई लॉबी काम नहीं आ पाएगी, फिर कोई गिमिक्स काम नहीं आ पाएगी। फिर अब मैं वहां बॉलीवुड में नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन जो बड़े बैनर्स हैं वो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे आपको, तो यहाँ भी जो बड़े बैनर्स हैं वो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम करने का फायदा आपको जरूर मिलेगा। मुझे लगता है परेशानियां होंगी, आपके पास भी परेशानियां आएंगी, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। आज जब आप सच बोल रहे हैं तो कुछ लोग आपके पास आगे से पीछे से प्रेशर डालेंगे कि साहब ये मत बोलो आप। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने अगर ये बीड़ा उठाया है तो सच ही सामने आना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। सही कहा भूपेंद्र जी। लगभग मैं तो कहता हूँ ना, आपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट को कहता हूँ कि आपने अगर 100 अच्छे ग्राहक बना लिए तो आपको डेवलपर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और वो काम मैंने अपनी संस्था के लिए लगभग 2000 प्लस ऐसे ग्राहक बना लिए हैं जो मेरे अपने ग्राहक हैं, जो मेरे कहने पर चाहे वो दुनिया के किसी भी शहर में प्रॉपर्टी खरीदते हो, इवन अपने गांव में भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, एज ए कंसल्टेंट मुझसे जरूर राय लेते हैं। तो मेरे साथ मेरा कस्टमर है और मेरे साथ मेरी ताकत है, मेरा कस्टमर है, और मैं हमेशा से ये मुखर होकर आवाज उठाता रहूंगा ताकि इंडस्ट्री में कोई अच्छी गलती ना हो और इंडस्ट्री जो है स्मूथली चलते रहे। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाला इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल एस्टेट है। इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा सुधार की आवश्यकता है और आप हम जैसे लोगों को आगे फ्रंट लाइन पर आकर इस सुधार में, इसमें जो पढ़े लिखे लोगों को सामने लाने की जरूरत है और जो इंटेलेक्चुअल है उनको भी सामने लाने की जरूरत है और प्रॉपर्टी की सही कीमत डेवलपर के द्वारा निकालने की, आम ग्राहक को सही कीमत के साथ वो प्रॉपर्टी मिल सके और उस प्रॉपर्टी को खरीद कर आम ग्राहक जो है कैपिटल एप्रिसिएशन का, रिटर्न का और एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ मिलकर आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके। क्योंकि लाइफ बड़ी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है, लोग परेशान हैं। इसलिए डेवलपर को, आपको और हमारे चैनल पे आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे विचार रखे हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी प्रोडक्ट में किस तरीके से एंटर करके हम कितना ज्यादा लाभान्वित हो सकता है हमारे ग्राहक। उस प्रोडक्ट को हम डिजिटेशन के दौर पे, ये जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के दौर पे हम चाहेंगे कि हमारी बात जो है देश के तमाम ग्राहक और तमाम कंसल्टेंट जो है बड़ी ईमानदारी पूर्वक सुने और हमारी भावना को और हमारे प्रोजेक्ट को समझे और उसमें अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करके बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सके और पैसिव इनकम का निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी आपका। धन्यवाद।